चलिए, ये वाला सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन क्या देता है, एक रबर स्ट्रिंग है जिसकी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग है, सस्पेंड किया गया है। तो एक रबर की स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं, ये हो गई रबर की स्ट्रिंग, ठीक है। इसका हमने लेंथ दे दिया 10 मीटर है और इसको हैंग कर दिया बच्चों। जब अगर मैं इसे हैंग करूंगा तो अपने वेट के कारण ही ये क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, इलांगेट हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या इसमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इलांगेशन डेल्टा एल, है ना। तो इसमें हमने डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, दैट इज इलांगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रबर स्ट्रिंग। डेंसिटी दे रखी है तुम्हें, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर दे रखा है। ये जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तीन तरह के फोर्सेस के कारण थे ये, एक खींचना, एक दबाना और एक घसीटना। तो तीन तरह के फोर्सेस थे जिससे कि हम मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, मटेरियल कितना बढ़िया है, कितना किफायती है। तो यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब आपको बात क्या इसमें समझनी है कि अगर ये रॉड है या स्ट्रिंग है, इसका वेट, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, यहाँ। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। वेट जो होता है, वेट एक फोर्स होता है, वो फोर्स इस स्ट्रिंग पे लगेगा कहाँ, है ना। यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, टॉप पे लगाऊं, कहाँ लगाऊं। तो यानी कि हमको क्या देखना पड़ता है, ऐसी स्थिति में वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल पॉइंट। समझ में आया। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, यानी कि वेट जो है वो यहाँ एक्ट करेगा। बच्चों ये वेट क्या है, दिस वेट इज डिफॉर्मिंग फोर्स है, यानी कि ये डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगा, इसकी शेप और साइज को चेंज करेगा। तो शेप इसकी बदल जाएगी या थोड़ा सा इलांगेट हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में तुम्हें बात ये पकड़नी है, पहले तो मैं वेट निकाल लेता हूं। चलो, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मास कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द वायर, नहीं एरिया, हाँ एरिया इनटू लेंथ कर लेते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा, इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो रो कितना लिखते हो आप, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनटू रो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास। अच्छा, ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। अब हमारे पास में स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स कौन सा होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स आपके पास में ये वेट ही, वेट हो गया ए एल रो जी अपॉन एरिया ए, जिससे कि ये कैंसिल हो। वैसे भी एरिया तो देख ही नहीं रखा था, तो अपने पास में 10 मीटर आ जाएगा, डेंसिटी यहाँ आ जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, 9.8 की जगह हम लोग 10 का इस्तेमाल कर। स्ट्रेस आ गया, तो स्ट्रेस। अब आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेन हम लोग लिखेंगे दैट इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो। ध्यान देना, अब दोनों का अगर मैं लिखूं यंग्स मॉड्यूलस, क्या लिखते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये हो गया स्ट्रेस अपॉन, यहाँ आ गया स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, इस लेंथ को मैं एल डैश कर दे रहा हूँ, यानी कि ये एल डैश है, ठीक है। ध्यान देना, इसको मैंने लेंथ को, जो स्ट्रेस आपने निकाला था वो एल डैश है। अब सारे लोग कलम छोड़ के यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, क्योंकि यही पॉइंट है टू बी अंडरस्टूड। इस न्यूमेरिकल की जो खूबसूरती है वो यहीं पर है, और ये इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनाते हैं। जब वेट निकालोगे तो वेट तो पूरे मास के कारण आता है, बात समझ में आ रही। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, इस पूरे का मास, जितने मास पार्टिकल्स हैं उसके कारण ये वेट है। यानी कि इस मास में तुमने पूरी लेंथ को सिलेक्ट किया, यानी कि ये लेंथ मैंने कितने लिखी, एल डैश। तो ये आ गया वेट, ठीक। जब तुम यहाँ पे स्ट्रेन लिखोगे तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ इसमें आप ये वाली नहीं पकड़ोगे,
लेंथ कौन सी पकड़ते हैं? जहां डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा पकड़ते हैं इसमें? स्ट्रेन। स्ट्रेन में वो लेंथ लीजिए जिसपे कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है। डिफॉर्मिंग फोर्स कहां लग रहा है? आधी लेंथ पे लग रहा है, यानी कि ये तेरा लेंथ जो है दैट इज L-/2। समझ में है? टोटल लेंथ कितनी है? 10। तो तू यहां लेगा चेंज इन लेंथ अपॉन यहां लेगा 5। ये है इस प्रॉब्लम का मेन पॉइंट। ठीक है, यही पॉइंट है और यही चीज इस डेरिवेशन में तुम्हें समझ में आएगी। तो इस पॉइंट को इसीलिए इसे स्टार मान लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें श्योर शॉट गलत करेंगे, है ना? करना ही है। वो लेंथ यहाँ पर भी आ रही, लेंथ यहाँ पर भी आ रही, बट ये वाली लेंथ जो होती है वो कौन सा स्ट्रेन जो पड़ रहा है वो हम किस में देखते हैं भाई? वो फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी लेंथ पे पड़ रहा है। तो ये जो लेंथ आ रही है ये हो गया L/2। जबकि वेट में मैंने पूरा लेंथ लिया, क्योंकि वेट में तो सारे मास पार्टिकल्स को आपने काउंट करना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं यंग्स मॉडुलस। प्रॉब्लम तो समाप्त है ही। 5 × 10⁶ जल्दी जल्दी से करेंगे। 10 डेंसिटी होगी 1.5, 10 क्यूब, ग्रेविटी हो गई 10, डेल्टा एल तो यही रखेंगे अपॉन 5। इसे आप सॉल्व कर लीजिए अपने आप और देखिए क्या आंसर आता है। सो द आंसर इज 0.15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ वेट W। सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह का है। एक हैवी रॉड है स्ट्रिंग की जगह पे, तो चलो हम लोग एक रॉड बना लेते हैं। ठीक है, इसका वेट W है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कैसा होगा? सिलेंड्रिकल वायर होगा, सिलेंडर के शेप का होगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास में एरिया A। इसकी टोटल लेंथ दे रखी है आपको L। ठीक है, इसका यंग्स मॉड्यूलस मजबूती जो है वो Y दे रखा है, ये भी ठीक है। और वेट W है जो कि सेंटर पे आएगा। ठीक है, अब बोलता है इट इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। ये सपोर्ट से हैंग कर रहा है। फाइंड द इलॉन्गेशन प्रोड्यूस, यानी कि इलॉन्गेशन निकालना है, यानी डेल्टा एल निकालना। इलॉन्गेशन सभी लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलॉन्गेशन मतलब क्या होता है? खींचना, खींच के वो बड़ा हो जाना। तो इलॉन्गेशन जो भी प्रोड्यूस होगी रॉड में वो करेगा कौन? Who will produce this elongation? खुद का वेट। और तो कोई है दिख रहा है कोई खींचने वाला फोर्स है? तो यानी कि अगर ये इलॉन्गेट होता भी है, ये खिंच भी जाता है, तो अपने ही वजन के कारण ये खिंच जाएगा, अपने ही भार के कारण। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बात करूं कि ये वाला एक पॉइंट ले लेते हैं A, एक पॉइंट ले लेते हैं B और एक पॉइंट ले लेते हैं C। ठीक, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा खिंचाव कौन से पॉइंट में होगा? A, B, C में से? B पर। C पर नहीं, A पर नहीं। इसको अब आप ऐसे समझना चाहिए कि यहाँ पर वो पिक्चर देखी ना तुमने, वो जो संजय दत्त ऐसे पहाड़ में लटक जाता है, उसके पीछे बच्चे उसकी टांग पकड़ के लटक जाते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो आपको ऐसे समझना है कि ये जो है टॉप मोस्ट, इसने हाथ वहां पे रखा हुआ है, इसने वहां पे पकड़ के रखा हुआ है। अब इसके नीचे में आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि इसके नीचे में ये एक एलिमेंट है, फिर उसके नीचे में ये एलिमेंट है, फिर ये एलिमेंट है, फिर ये एलिमेंट है, फिर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? यानी कि जितने मैंने यहाँ पर पार्टीशंस दिखाए, डिविजन्स दिखाए, इसको समझो एक डब्बे का मतलब एक आदमी। तो ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट को हर एक आदमी ने एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के नीचे तक आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इजी किसके लिए होगा? सी पॉइंट के लिए। ये एक की टांग पकड़ के लटक रहा है, यानी कि इसमें टेंशन सबसे ज्यादा कम है। टेंशन यानी कि खिंचाव जो है वो इस पॉइंट पे सबसे कम है।
सबसे ज्यादा खिंचाव कौन से पॉइंट पे, सबसे ज्यादा स्ट्रेस ए वाले को मिल रहा है। ए वाले की टांगे इतने लोगों ने पकड़ के खींची भी, ठीक, तो अगर ए वाले की टांगे इतने लोगों ने पकड़ के खींची हुई है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा इलॉन्गेट होगा। और ये वाला जो है सबसे लास्ट वाला जो ब्लॉक है, ये इसकी इलॉन्गेशन सबसे कम होगी, ये सबसे कम खिंचेगा, यानी कि इसका जो खिंचाव इलॉन्गेशन होगी, एक्सटेंशन होगा, वो बेहद कम होगा। इसका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, इसका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा, उससे कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम तो इसका। अब आपने देखा इलॉन्गेशन जो है, जो उसका साइज खिंचेगा, वह सब जगह का अलग अलग है, वह सब जगह का सेम थोड़ी है। अगर मैं मान के चलूं कि मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास में dx एलिमेंट है, जिसकी लोकेशन मैंने टॉप से दिखाई, तो मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पर है, तो इसकी इलॉन्गेशन जो होगी, इसका जो ये खिंचेगा साइज में, इसके मुकाबले कम होगा, इसका खिंचाव टॉप वाले के मुकाबले कम, टॉप वाले का सबसे ज्यादा। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि हर एक अगर मैं टुकड़ा पकड़ूं तो सबकी इलॉन्गेशन एक्सटेंशन अलग, और अगर अलग है तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अच्छा मुझे बताओ, इस वाले जो ये वाला जो आदमी है, इस पे कितने लोगों ने टांगे खींची है? 1 2 3 4, 4 लोगों ने इसकी टांगे खींची। इस पे फोर्स अलग पड़ रहा है ना। अच्छा टॉप वाले को देखो तो 1 2 3 4 5 जो भी है 10 12 जो भी है वो उसकी टांगे खींच रहा है। इस पे फोर्स अलग बैठ रहा है, इस पे फोर्स अलग बैठ रहा है, सबसे कम फोर्स तो इससे मिल रहा है। क्या बातें समझी आपने? दो मुख्य बातें आपने समझी, सब एलिमेंट पे फोर्स अलग अलग आ रहा है और सब एलिमेंट का इलॉन्गेशन भी अलग अलग जाएगा। यानी कि पिक्चर में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और हम कोई एक टुकड़ा लेंगे, मेथड क्या हमने सीखा है, एक टुकड़ा हम लोग लेते हैं, तो हम लोग dx को लेंगे, इस टुकड़े को लेंगे और इसमें कितना इलॉन्गेशन है वो देख लेंगे। इसमें अगर इतनी इलॉन्गेशन है तो भाई ऊपर से लेके नीचे तक में हर एक टुकड़े में कितनी इलॉन्गेशन होगी, इंटीग्रेशन मार देंगे। आगे बात समझ में? तो हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले तो टोटल वेट, वेट कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर पे। वेट कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर पे। तो यहाँ पर भी सेंटर ये पकड़ेगा। अच्छा तुम्हें पता है कि हर एक ब्लॉक का फॉर एवरी एलिमेंट द फोर्स, या हम बोल सकते हैं द डिफॉर्मिंग फोर्स, द डिफॉर्मिंग फोर्स इज डिफरेंट, डिफॉर्मिंग फोर्स इज डिफरेंट, ठीक है, फॉर dx एलिमेंट, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो कैसे निकालते? देखो टोटल वेट अपॉन टोटल लेंथ कर दो, इससे आ जाएगा वेट क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, एक यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। तो इसकी टांगे कितने लोगों ने खींची? इतने। तो ये वाले हो गए L माइनस, L में से x हटा दे तो ये बची कुची लेंथ है L माइनस x, यानी dx वालों की टांगे इतने लोगों ने खींची है, तो यानी कि एक यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना है वो इनटू ये लेंथ कितनी, टोटल फोर्स आ जाएगा जो इस पे लग रहा हो। ध्यान से देखिए, दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास में है फोर्स, है ना। टोटल बाय टोटल मारने पर हमें क्या मिल जाता है? एक यूनिट लेंथ में कितना फोर्स है, इतना लेंथ कितना है L माइनस एक्स, तो इतने से मल्टीप्लाई किया तो इतनी जगह पर कितना फोर्स आ रहा है वो मिल रहा है। दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा किसमें? इस dx लेंथ में। बच्चों हमारा ये पॉइंट ऑफ स्टडी ये है, इलॉन्गेशन किसमें देखेंगे हम?
dx वाली लेंथ में देखें, पूरी रॉड में नहीं देख रहे अभी। फिर से मैं बता दूं, हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक जगह का इलॉन्गेशन अलग अलग है, हर जगह का जो फोर्स है, हर एक ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग है। सबसे ज्यादा फोर्स इस पे लग रहा है, ये सबसे ज्यादा खींचेगा, सबसे कम इस पे है, ये कम खींचेगा। समझ में आया? अब ये आ गया आपके पास में डिफॉर्मिंग फोर्स, हमें निकालना क्या है, इलॉन्गेशन निकालनी है। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला आता है y यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस में लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ध्यान देना बच्चों, ये जो लेंथ है मैं इसे ऐसे लिखा, आपने यहाँ पर किसको स्टडी कर रहे हो, dx को। ये मेरा लेंथ dx है, ओरिजिनल लेंथ में किसको पढ़ रहा हूँ, dx में इलॉन्गेशन देख रहे हैं। समझ में आया? तो अगर मैं इसे लिखूं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये f बाई a इंटू एल बाई डेल्टा है, ये मैं dx ही लिख देता हूँ। दिस इज बेसिकली dx, हम dx को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा एन आ गया, दैट इज इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड इन द dx लेंथ। ये मैं ये भी लिख देता हूँ, इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड in dx length. This will be given by f into dx upon a. डेल्टा इधर आ गया, y नीचे आ जाएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स का वहां पे फॉर्मूला डालो, ये रहा w by l into l minus x into dx upon a into W upon L A y L minus x into dx. This is the elongation used in the dx length. अब हमें क्या करना है, पूरी रॉड में कितनी इलॉन्गेशन भी अब आएंगे हम लोग बातचीत में। ध्यान दीजिएगा कैसे ये चलेगा। तो इलॉन्गेशन, टोटल इलॉन्गेशन या टोटल एक्सटेंशन इन द रॉड, पूरी एक्सटेंशन इन द रॉड इज इक्वल टू, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ w अपॉन एल ए वाई इंटू एल माइनस एक्स इंटू dx। ये w अपॉन एल ए वाई, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ l इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। बच्चों मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। ये l इंटू डी एक्स और ये x इंटू डी एक्स, ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर आ गए। तो ये आ गया w l a y, ये आ गया आपके पास में। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, जीरो ले लो, l इज इक्वल टू यहाँ जीरो से लेके l लेंथ तक पूरी इंटीग्रेशन करेंगे। हर एक ब्लॉक में कितना इलॉन्गेशन आता है, तो जीरो से l कर, तो जीरो से अगर मैं l करूँ भी तो एक तो ये जीरो ही है, इसका तो कोई मतलब नहीं बैठेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में lx, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से l। x की जगह एक बार l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लिखने का कोई सेंस नहीं है, जीरो है, तो अपर लिमिट लिखते हैं सिर्फ l इंटू एल माइनस एल स्क्वायर बाई 2। एल स्क्वायर माइनस हाफ एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ एल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया एल ए वाई हाफ एल स्क्वायर। एल से एक एल कैंसिल हो गया, आपके पास में हाफ डब्ल्यू एल ए वाई, तो छूटा। दिस इज द टोटल इलॉन्गेशन। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड, पिछला वाला जो प्रॉब्लम था उसमें आपने वेट किस पे लगाया था, आधी लेंथ पे लगाया था, 10 मीटर का रबर स्ट्रिंग दे रखा था पिछला वाला प्रॉब्लम। यहाँ देखो ये वेट का आधा हो गया ना,
W/2 लिखा है, इसको W/2 की जगह L/2 आ जाए। L/2 माने ओरिजिनल लेंथ जितनी थी उसके आधे पे आ गया, इसीलिए पिछले वाले प्रॉब्लम पे आपने लेंथ आधी दी।